नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इन्वायरमेंट के कंपाइलेशन का क्रम हमारा चल रहा था और इसमें कई सारे वीडियोस आ चुके थे। इससे पहले हमने जैव विविधता की परिभाषा को देखा। हमने देखा कि ये तेजी से खत्म हो रही है और किसी भी इकोसिस्टम को स्टेबल बनाए रखने के लिए प्रजातिगत विविधता बहुत अनिवार्य होती है। अगर ये नहीं रहेगी तो कोई भी इकोसिस्टम बना नहीं रह पाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अब ये भी सत्य है कि पृथ्वी पर जो जैव विविधता है वो हमेशा स्थायी नहीं रही है। इसका 99% हिस्सा समय के साथ विलुप्त होता रहा है और उसके स्थान पर नई प्रजातियां आती रही। अभी भी वो विलोपन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें रफ्तार तेज है और जो पर्यावरणीय बदलाव है, प्रदूषण या तमाम जो हमारी मानवीय गतिविधियां हैं वो विनाशकारी सिद्ध हुई हैं। तो जलवायु तेजी से बदल रही है, इसलिए ये प्रोसेस तेज हो गया है। प्रजातियों की लुप्त होने की क्रिया भी तेज हो गई है और इसी वजह से पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो रहा है और ये असंतुलन मनुष्य के लिए खुद भी हितकारी नहीं है। तो इसे बचाने के उपाय शुरू हुए और बचाने के उपायों को भी हमने देखा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हॉटस्पॉट क्या होता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है। तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं या ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें कि जैव विविधता का एक बड़ा हिस्सा मौजूद होता है, लेकिन वो संकट में भी होता है। एक बड़ा जैव विविधता का दायरा इसमें होता है, लेकिन वो संकटग्रस्त होता है और उसके ऊपर अगर संरक्षण के उपाय न किए जाए तो नष्ट हो सकता है। और ये हॉटस्पॉट जो शब्द है ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा यूज़ किया गया था 1988 में। इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। वर्तमान में पृथ्वी पर कुल 36 मान्यता प्राप्त जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है वो मौजूद है और ये पृथ्वी पर जैविक रूप से सबसे समृद्ध क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद इनका अस्तित्व जो है वो संकट में है। ये स्थलीय क्षेत्र है। जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए कुछ सख्त मानदंड हैं और ये जो सख्त मानदंड है इन पर जो क्षेत्र खरा उतरता है उसको ही इसमें डाला जाता है। अब यहाँ ये दो मानदंड कौन कौन से हैं? तो पहला ये है कि यहाँ पर पाए जाने वाले संवहनी पौधों की कम से कम 1500 प्रजातियाँ ऐसी होनी चाहिए जो कि पृथ्वी पर कहीं और ना पाई जाती और इन्हें स्थानिक प्रजाति के तौर पर वहाँ जाना जाता है, मतलब वहाँ की वो मूल रहने वाली हो। और प्राथमिक और मुख्य वनस्पति, मतलब अपनी प्राथमिक मुख्य वनस्पति का कम से कम 70% हिस्सा ये अपना खो चुका हो। ऐसे दो मानदंड यहाँ पे बनाए गए हैं। दोनों को जो पूरा करेगा वही जैव विविधता हॉटस्पॉट के तौर पर देखा जाएगा। तो ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं? अब यहाँ पूरी दुनिया का देखें, इससे पहले अपने देश का देखना चाहिए। तो भारत के या भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में देखें तो इसमें हिमालय का पूरा क्षेत्र आता है, खासतौर पे जो पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र है, क्योंकि पश्चिमी वाला हिमालय का जो पश्चिमी पार्ट है वहाँ पे इतना सघन जैव विविधता का क्षेत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन जो इसका पूर्वी छोर है उधर जैव विविधता ज़्यादा है। तो ये पूरा क्षेत्र, मतलब पूरा भारतीय हिमालयी क्षेत्र, ये जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। इसमें जो अन्य एरिया हैं उसे आप कवर कर सकते हैं। भारत और बर्मा, मतलब भारत बर्मा वाला ये जैव विविधता हॉटस्पॉट वाला एरिया, तो इसमें पूरा पूर्वोत्तर भारत, अंडमान, असम और अंडमान द्वीप समूह, ये पूरा मतलब द्वीपों का जो पूरा झुंड है वो इसके अंतर्गत आता है। और पश्चिमी घाट और श्रीलंका को देख लेते हैं नीचे दक्षिण की ओर। तो इसमें पश्चिमी घाट के समस्त क्षेत्र आते हैं और श्रीलंका का भी कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। सुंडालैंड में निकोबार द्वीप समूह, अंडमान जो है वो ऊपर ही हमने देख लिया था, निकोबार द्वीप समूह, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है। तो ये है 4 इसमें जैव विविधता हॉटस्पॉट। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उच्च अक्षांशीय जो प्रदेश है वहां पर भी हो सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही एक भाग है और हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों में शामिल है। और इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल, मतलब हॉटस्पॉट में शामिल। इसका मतलब क्या है कि हिमालय भी अपनी वनस्पति का एक बड़ा हिस्सा खो चुका है, जो बचा है वो बहुत कम है, मतलब उसका एक छोटा सा पार्ट है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल के द्वारा जैव विविधता से संबंधित जो हॉटस्पॉट की अद्यतन सूची है उसको जारी किया गया है और इसमें विश्व के 35 सूचीबद्ध स्थल हैं, जिसमें कि भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा पूर्वी हिमालयी क्षेत्र का नामोल्लेख, मतलब हिमालय में भी जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है उसका नामोल्लेख। फरवरी 2016 में CEPF यानी क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड इसको कहा जाता है, इसके द्वारा उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन को 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया। 35 थे, अब ये 36वां जो है इसको आप यहाँ पर देखें, ये कौन सा है? तो ये नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन। भारत में 18 विशाल विविध यानी मेगा डाइवर्स देशों के कुल स्तनधारियों का 7.6%, ये देखें आप, और पक्षियों का 12.6%, सरीसृप का जो प्रतिशत है वो 6.2% और जो उभयचर यानी एम्फीबियन से उनकी 4.4% आबादी निवास करती है।
पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक संतृप्त क्षेत्र है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया और इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यह पूर्वी हिमालय के हॉटस्पॉट क्षेत्र में आता है जहां पर जैव विविधता प्रचुर है और यहाँ के मूल निवासी लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग हैं। परंतु इन प्रयासों के उपरांत भी जैव विविधता तेजी से खत्म हो रही है और विभिन्न प्राकृतिक और मानव जनित कारक इसके लिए उत्तरदायी है, मूल रूप से मानव जनित। अब यहाँ आप नीचे और चीज़ों को देखेंगे तो जैव विविधता का संरक्षण करने की नौबत आ गई है और तब भी हम संरक्षण लाख प्रयास के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो मानव अस्तित्व के लिए जैव विविधता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जीवन का हर रूप दूसरे पर इतना निर्भर है कि अगर एक प्रजाति संकट में आएगी तो उससे संबंधित जितनी भी प्रजातियां हैं उन सब का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। यदि पौधों और प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न होती हैं तो इससे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और अंततः मनुष्य का भी जो अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाता है। आज यह अत्यंत आवश्यक है कि मानव पर्यावरण के साथ मित्रतापूर्वक संबंधों को स्थापित करे और मनुष्य के विकास की ऐसी व्यवहारिक पद्धतियों को अपनाया जा सके जिससे कि साथ साथ दूसरे जीव भी विकसित हो सकें और बने रह सकें। विकसित होने से ज़्यादा बने रहना यहाँ जरूरी है और इसके लिए स्थानीय स्तर पर तथा जो संस्थागत संरचनाओं का विकास है वो सब आवश्यक है। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास की सुरक्षा ही समस्या नहीं है, बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना भी उतना ही जरूरी है। एक बार जोश में आकर संरक्षित करने के लिए सब चीज़ों का प्रावधान कर दिया लेकिन उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाए तो फिर क्या फ़ायदा। और सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुए जैव विविधता सम्मेलन अर्थ समिट के जो संकल्प हैं उसके आधार पर भारत तथा अन्य 155 देश इसमें हस्ताक्षर करता है। विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता के संरक्षण के कुछ तरीके सुझाए गए हैं, जिसमें कि कहा गया कि संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास होना चाहिए। प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं और प्रबंधन अपेक्षित है। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु तथा वन्य जितनी भी प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करना चाहिए। प्रत्येक देश को अन्य जीवों के आवास को चिन्हित करके उनकी सुरक्षा को, यहाँ पे अन्य जीव नहीं बल्कि वन्य जीव होगा, ठीक है, तो वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करके उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान सुरक्षित और संरक्षित होने चाहिए और वन्य जीवों तथा पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुसार ही होना चाहिए, मतलब जहाँ व्यापार प्रतिबंधित है वहाँ पर नहीं होना चाहिए। भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने और संरक्षित करने तथा उनका विस्तार करने के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को पारित किया है, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, यहाँ आप देख रहे हैं नेशनल पार्क, पशु विहार यानी सेंचुरीज आदि स्थापित किए जाएंगे तथा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को भी घोषित किया जाएगा। अब वह देश जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है वहाँ पर संसार की सर्वाधिक प्रजातिगत विविधता पाई जाती है, इसीलिए उसे मेगा डाइवर्सिटी सेंटर के तौर पर जाना जाता है। इन देशों की संख्या अच्छी खासी नहीं है, सिर्फ 12 है और इनके नाम कौन कौन से हैं? मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो मतलब कांगो गणराज्य, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र जो हैं वो पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा संकट में है उसमें संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ यानी IUCN जो है इसने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में कुछ स्थानों को चिन्हित किया है। हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि यही पारितंत्र की जो प्राथमिक उत्पादकता है उसको निर्धारित करते हैं, यानी जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। पहले पौधे उत्पन्न होते हैं, उसके बाद वो भोजन मुहैया कराएंगे, तो जो शाकाहारी जीव हैं उनके आधार पर पोषित होंगे, फिर उसके आधार पर जो फूड चेन है वो आगे बढ़ेगी। और यह भी देखा जाता है कि ज़्यादातर हॉटस्पॉट में रहने वाली प्रजातियाँ ये भोजन, जलाने की लकड़ी, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी के लिए वहाँ पाए जाने वाले समृद्ध पारितंत्र पर ही आश्रित हैं और यही विनाश भी ज़्यादा करते हैं। अब उदाहरण के लिए मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों और जीवों में से 85% पौधे और जीव संसार में कहीं और नहीं पाए जाते। अन्य हॉटस्पॉट जो कि समृद्ध देशों में पाए जाते हैं वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। हवाई द्वीप, यहाँ विशेष प्रकार की हवाई द्वीप के बारे में देखिएगा, यहाँ विशेष प्रकार की पादप और जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं। वह विदेशी प्रजातियों के आगमन और भूमि के विकास के कारण असुरक्षित हो गए, पर्यटन की संभावनाएं उनको तबाह कर रही। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव जिसे कहा जाता है। ये एक ऐसी परिघटना से उत्पन्न हुआ शब्द है जो कि पौधघर यानी ग्रीन हाउस में होती है। और ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ प्रोसेस है, प्रकृति इसे खुद करती है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक आवरण मौजूद रहता है जो कि सूर्य के विकिरण को पूरी तरह से रिटर्न नहीं करता है। मतलब जितना प्रकाश दिन के समय में पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है उतना सारा रात में अगर पूरा लौटा देगी तो वो हिस्सा बर्फ से ढक जाएगा, यानी लिया गया तापमान दिए गए तापमान के बराबर, यानी कुल जो यहाँ तापांतर है वो बीच का 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये कुछ मात्रा में ताप को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखती है। पार्थिव विकिरण पूरा सूर्य मतलब अंतरिक्ष की ओर वापस नहीं जा पाता है।
और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने लगती है तो ये जो तापमान है, मतलब ज़्यादा मात्रा में वो विकिरण को अपने अंदर रोक कर रखने लगती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि होती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो क्या होता कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की बजाय ठंडा होकर -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता। ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ जाता है और इससे वैश्विक ऊष्मन होता है, ग्लोबल वार्मिंग। और पिछली शताब्दी का ही अगर देखा जाए तो इसमें पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की औसतन वृद्धि हुई। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में यानी इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में विकसित होती है, जिसके लगभग 90% हिस्से को, मतलब 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित कर लेती है। और इसके अस्तित्व के बारे में 1824 में जोसेफ फूरियर के द्वारा बताया गया था। ग्रीन हाउस इफेक्ट में वायुमंडलीय गैसों, मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, इसके द्वारा जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उसको अवशोषित कर लिए जाने के कारण यहाँ आप देख रहे हैं वायुमंडल का तापमान बढ़ता जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहाँ आप ग्रीन हाउस प्रभाव को चित्र के माध्यम से देख रहे हैं। ये सूर्य का प्रकाश है जो कि पृथ्वी की सतह पर आ रहा है और वातावरण में प्रकाश और गर्मी इस विकिरण से प्राप्त हो रही है। और कुछ जो गर्मी है ये पृथ्वी की सतह से रिफ्लेक्ट कर दी जाती है और कुछ जो है वो इसकी सतह पर बच जाती है। अब इसमें से जब लौट आने वाली प्रक्रिया होती है तो कुछ हिस्सा ग्रीन हाउस गैसें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष रूप से जो शामिल गैसें हैं उनके नाम देख लीजिए। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस है और कौन सी नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है यानी SF6 है, NF3 है। इस तरह के तमाम हैं, मतलब कई सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो आपको पता होने चाहिए। और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ गैसें इसमें योगदान देती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2। इसके अलावा मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड असल में, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मीथेन जो वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिन्हें कि NMVOC कहा जाता है, और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब अप्रत्यक्ष योगदान देते हैं। IPCC को देख लेते हैं। ये इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। इसके द्वारा चिन्हित 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब शामिल है। 6 प्रमुख गैसों को ग्रीन हाउस गैसों के तौर पे चिन्हित किया गया है। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं, SO2। हाँ, ये है कि ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। एसिड रेन जो होती है उसके लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल होती है। वर्तमान में चिंता का विषय ये है कि ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जितने भी हैं इनकी तादाद बढ़ रही है। और ये जितनी भी गैसें हैं इनके साथ कुछ अन्य गैसें जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, माफ़ कीजिएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसों के साथ बड़े आराम से रिएक्शन करते हैं, मतलब प्रतिक्रिया करते हैं और इसकी वजह से वायुमंडल में इनका जो सांद्रण है वो प्रभावित होता है। किसी भी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव इसके सांद्रण में वृद्धि के परिमाण, वायुमंडल में इसके जीवन काल और इसके द्वारा अवशोषित विकिरण की तरंग लंबाई पर निर्भर करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और आपने पिछले वीडियो में देखा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन बड़े ही स्थायी होते हैं। एक बार अगर ये जो जैव प्रक्रिया है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ये लंबे समय तक बने रहते हैं, इनका अस्तित्व जल्दी नष्ट नहीं होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने वाली ओजोन का निम्न समताप मंडल में उपस्थित होना, मतलब उपस्थित होने की वजह से जो सूर्य का पार्थिव विकिरण है उसको अत्यंत प्रभावी ढंग से अवशोषित कर लिया जाता है। ये जो परत है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रीन हाउस गैसों के अणु जितने लंबे समय तक बने रहते हैं उनके द्वारा परिवर्तन जो लाया जाता है वो भी उतना ही दीर्घकालिक होता है। जब ये लंबे समय तक रहेंगे तो लंबे समय तक रहकर नुकसान पहुंचाएंगे। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है, सबसे ज़्यादा। और CO2 का उत्सर्जन मुख्य रूप से जीवाश्मी ईंधनों जैसे कि तेल, गैस, कोयला, मतलब तेल में कुछ भी आप पेट्रोल, डीजल कुछ भी डाल लीजिए तो ये सब जो है इनके दहन से होता है। और वन और महासागर ये कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक के तौर पे काम करते हैं, मतलब इसका कुंड होते हैं। वन अपनी वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, यानी हरे पौधे। और भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण भूमि उपयोग जो है उसका परिवर्तन अगर होता है, मतलब जो वन्य क्षेत्र है उसको कृषि योग्य भूमि में बदलाव किया जाता है तो इससे CO2 की मात्रा में वृद्धि होती। अपने स्रोतों में हुए परिवर्तनों से समंजित करने हेतु CO2 को 20 से 50 वर्ष लग जाते हैं और यह लगभग 0.5% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। जलवायुवीय मॉडलों के हिसाब से देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन में जितने भी फैक्टर काम कर रहे हैं उसमें CO2 की मात्रा को पूर्व औद्योगिक स्तर से दुगना करके किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो निरंतर और तेज रफ्तार में बढ़ रही है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव गतिविधियों में पैदा होते हैं। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है। पराबैंगनी किरणों को ये ओजोन में परिवर्तित कर देती है। इस प्रकार से ये अपने अस्तित्व को बनाए रखती है और जो सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको नीचे नहीं आने देती। तो ये चीज़ है। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीन हाउस गैस भी ओजोन को नष्ट करती है। वहाँ जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो भी ओजोन को खराब करती हैं। तो ओजोन का सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर होता है। क्यों हुआ था वो भी हमने देखा। समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है और ये छिद्र पराबैंगनी किरणों को क्षोभ मंडल से गुजरने देता है, मतलब अंदर आने देता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसकी उद्घोषणा 1997 में की गई थी और 2005 में प्रभावी हुई उस उद्घोषणा का 141 देशों ने अनुमोदन किया था। क्योटो प्रोटोकॉल ने 35 औद्योगिक राष्ट्रों को परिबद्ध किया था और वे 1990 के उत्सर्जन स्तर में वर्ष 2012 तक 5% की कमी लाएं, ऐसा इसमें कहा गया था, मतलब प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस होता है। ये औसत तापमान है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन को देखना आवश्यक हो गया है। अभी तक हमने ग्रीन हाउस प्रभाव को देखा और उसकी बिगड़ती हुई स्थितियों को भी देखा कि मतलब है तो ये प्राकृतिक प्रक्रिया, लेकिन मानव हस्तक्षेप या मानव क्रियाकलाप की वजह से इसमें लगातार जो विकृतियां हैं वो आ रही हैं। मतलब गैसों का असंतुलन पैदा हो रहा है, गैसों की मात्रा का असंतुलन पैदा हो रहा है, जिससे कि गर्मी बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जो जलवायु एक स्थान पर है उसमें बदलाव, और इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय गतिविधियाँ उत्तरदायी होती हैं। और इसकी जो तुलनीय समयावधि है वो प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता के अतिरिक्त है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य ने इसका इजाद किया है और मनुष्य ही इसको फैला रहा है, मनुष्य इसमें बढ़ावा दे रहा है, बस इतना ही है। बाकी तो प्रकृति के द्वारा इसको वैसे भी किया जाता है। हालांकि जब लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ये पिछले 100 वर्षों में हुआ है। तो मूल रूप से इसमें तेज रफ्तार का जो रीज़न है वो मनुष्य की गतिविधियाँ हैं, यानी बढ़ता हुआ प्रदूषण और बढ़ती हुई पर्यावरणीय समस्याएं हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरणों की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी जरूरी है। यह परिवर्तन जलवायु परिवर्तन के खगोल शास्त्रीय सिद्धांत के हिसाब से होता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और वैज्ञानिक इस सिद्धांत को मिलानकोविच परिकल्पना कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मिलुटिन मिलानकोविच सर्बिया के खगोलविद थे, ये एस्ट्रोनॉमिस्ट थे और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। मिलुटिन मिलानकोविच, इन्होंने जलवायु परिवर्तन से संबंधित अपने प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि की कक्षीय स्थिति से संबंधित थे। आप जानते ही हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और जितने भी सौर परिवार के ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, अपनी धुरी पर भी घूमते हैं और सूर्य के चारों ओर भी घूमते हैं। तो जो परिक्रमण का और परिभ्रमण का पथ है वो किस प्रकार का होता है ये जानना आवश्यक है। फिलहाल सूर्य के चारों ओर घूमने का जो यहाँ रास्ता है पृथ्वी का, वो एक दीर्घ वृत्ताकार ऑर्बिटल है, दीर्घ वृत्त के आकार का है। मतलब कभी कभी पृथ्वी जो है वो सूर्य के पास में होती है, कभी सूर्य से दूर चली जाती है। तो इससे जलवायु में और जो पृथ्वी का मौसम है उसमें बदलाव आते हैं। ये तो आपने देखा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें कि पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता, विषुव अयन, ये सब इस सिद्धांत में शामिल है। वहीं दूसरी ओर किरणित ऊर्जा इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है, क्योंकि वो जो है वो हमेशा इन चीज़ों से अप्रभावित रहती है। अब यहाँ IPCC की बात हो रही है, जो कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है। ये संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में गठित एक वैज्ञानिक निकाय है और अंतर सरकारी है, यानी इंटर गवर्नमेंटल है। और इसके हिसाब से ग्रीन हाउस यानी जो हरित गृह गैसें हैं वो इस प्रकार की गैसें हैं जो कि पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय इंफ्रारेड रेडिएशन यानी अवरक्त विकिरण को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं। इनमें मुख्य गैसों के नाम हालांकि आपने पीछे देखे थे, वही चीज़ें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करती है। उसके अलावा जलवाष्प यानी मूल रूप से पानी है भाप के रूप में, और नाइट्रस ऑक्साइड है यानी N2O है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त मीथेन को आप देख लीजिए NH4, और माफ़ कीजिएगा CH4, ये मीथेन हो गया, और ओजोन जो कि साधारणतः पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं। ये सब ग्रीन हाउस गैसों के तौर पे देखे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आइस कोर लेयरिंग जो दिखाई गई है, और इसमें करीब 11 जो एनुअल लेयर्स हैं वो दिखाई देती हैं। समर लेयर्स आर लाइटर और विंटर लेयर्स आर डार्कर। मतलब जो यहाँ पे विंटर लेयर है वो कैसी है, गाढ़े रंग से दर्शाई गई है, और जो समर लेयर है वो हल्के रंग से दर्शाई गई। ये आइस कोर लेयरिंग को पहले देख लीजिए, फिर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखेंगे। जहाँ जहाँ हल्का रंग है वो क्या है, वो समर लेयर है, और जहाँ गाढ़ा रंग है वो विंटर लेयर है। अब देखते हैं इसके बारे में। तो जलवायु परिवर्तन का मापन करने के लिए ये आइस कोर वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको लाया गया। आइस कोर किसी भी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना है, सिलेंड्रिकल शेप का। आइस कोर अतीत की जलवायु और वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख। आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का जो क्रायोजेनिक संकेतक है उसको प्राप्त किया जाता है।
क्योंकि जो बर्फ़ की परतें हैं, ऐसे स्थान से ये बेलनाकार नमूना प्राप्त किया जाता है जो कि असल में ग्लेशियर होता है, जिसको बनने में कई हज़ार वर्ष या कई लाख वर्ष लग जाते हैं, समय लगता है। ठीक है, ग्लेशियर का निर्माण ये 100 साल या 200 साल में नहीं होता है, इसको बनने में लंबा समय लगता है। तो पीछे क्या हुआ था, इसमें से हम बेलनाकार नमूना निकालकर वो सब जान सकते हैं कि मतलब पीछे जलवायु कैसे कैसे बदली थी और किस प्रकार से इसमें बर्फ़ का जमाव हुआ था। इससे ये सब कुछ हम जान सकते हैं। ये प्रत्यक्ष उदाहरण या प्रत्यक्ष नमूने के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बड़ी मात्रा में जो बर्फ़ की चादर है उसको पाया गया है और इनसे जो आइस कोर निकाला जाता है, मतलब मूल रूप से आइस कोर को हम प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो ग्रीनलैंड यानी उत्तरी क्षेत्र जो है वहाँ से, और आर्कटिक क्षेत्र जो है वहाँ से प्राप्त करते हैं। और इनसे पूर्व काल में वातावरण में व्याप्त गैसों की जानकारी भी प्राप्त होती है। उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन कृषि को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। कृषि को तो प्रभावित करेगा ही। तापमान बढ़ने से मिट्टी की नमी और कार्यक्षमता प्रभावित होती है और इससे मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ती है। जब नमी कम होगी तो लवणता बढ़ेगी और जलवायु परिवर्तन में फसलों की उत्पादकता भी प्रभावित होगी। प्रभावित होने का मतलब क्या है, खराब होगी या कम होती जाएगी। जलवायु परिवर्तन निरंतर ऊष्मिक वृद्धि का प्रभाव है। जैसे इस साल ही आप ले लीजिए, पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस साल कुछ बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है। गर्मी बढ़ी है, उसके पीछे सूर्य के अंदर होने वाले परिवर्तन भी हैं, लेकिन पृथ्वी का जो वातावरण बदल रहा है वो मूल रूप से जिम्मेदार है। ठीक है, तो आप देखिए कि जितने भी फलदार पौधे थे जो कि वसंत ऋतु में अपना बौर और फूल लेते हैं और उसके बाद गर्मी के मौसम में एक खास जो समय होता है उस समय उनके फल पकते हैं, तैयार होते हैं, उनकी उत्पादकता आश्चर्यजनक रूप से कम हो गई। आम की फसल इस बार बहुत कम हुई है। गेहूं के दाने पतले निकले हैं, मतलब मोटे दाने गेहूं में नहीं विकसित हो पाए। जो दाने हैं उनका विकास ही नहीं हो पाया, समय से पहले फसलें पक गईं। अमरूद के जो छोटे छोटे फल थे वो बड़े नहीं हो सके, झर गए। जो फूल वाले पौधे थे उनका रंग उड़ गया, मतलब फूलों के रंग उड़ गए, वो डिस्कलर हो गए। और जो है भी उनकी कलियां जो है वो टूट टूट कर गिर रही। तो ये सामान्य आसपास होने वाले बदलाव हैं जिन्हें कि आप ऐसे भी महसूस कर रहे हैं। मार्केट में आम का दाम बढ़ता जा रहा है, महंगाई वैसे ही ज़्यादा है, लेकिन आम की कीमत देखिए और आम की उपलब्धता देखिए, जबकि ये सीजन आम का है। तो इस तरह के बदलाव जो हो रहे हैं ना, इनके पीछे भी जलवायु परिवर्तन का जो एकदम विकृत स्वरूप है वही दिखाई दे रहा है। सूर्य के जो सतही परिवर्तन है वो तो अलग है। चलिए अब यहाँ देखते हैं। तो जलवायु परिवर्तन आमतौर पर तापमान, बर्फ, वर्षा, वायु, इन सभी के स्वरूप में दशकों और उससे भी अधिक समय से बदलावों के तौर पे मापा जाता है। मतलब जलवायु परिवर्तन को हम कैसे नापते हैं? मूल रूप से ऊष्मिक वृद्धि को हम देखते हैं, तापमान कितना बढ़ा, तापमान कितना घटा। लेकिन उसके अलावा वर्षा, बर्फ और वायु की जो दशाएं हैं वो भी इसमें आती हैं। मानव जाति आज भारी मात्रा में जीवाश्म ईंधन, यानी जितने भी जीवाश्म ईंधन है उन सबको जलाकर और वनों को उजाड़ कर अपना काम कर रही है, यानी विकास कर रही है। और ये कार्बन को संग्रहित करने के एक बड़े स्रोत थे। अब ये जब नष्ट होते हैं तो कार्बन का एक बड़ा उत्सर्जन होता है जिसको कि नियोजित करना सरल नहीं होता है। जलवायु परिवर्तन को ये उत्पन्न करने का काम करता है। वायुमंडल में कार्बन रिलीज होने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो जो वैश्विक ऊष्मन है वो बढ़ता जाएगा और इससे जलवायु में बड़े पैमाने पर परिवर्तन आएंगे। मानव जनसंख्या बढ़ेगी तो उपभोग के लिए उतने ही संसाधन चाहिए, और आजकल कोई भी तकलीफ में तो रहना नहीं चाहता है। झोपड़पट्टी में किसी को नहीं रहना है, बिना कूलर और एसी के किसी को नहीं रहना है। सबको अच्छे अच्छे संसाधन चाहिए। और जो सार्वजनिक साधन है, सार्वजनिक वाहन है, बस वगैरह, उनमें यात्रा करने में लोगों की बेइज्जती होती है, तो 4 पहिया वाहन चाहिए, मतलब अपना जो व्हीकल है वो चाहिए। तो इससे नए नए हाईवे सरकार बनवा के पेड़ों को उसमें भी उजाड़ा जा रहा है, और उसके बाद वहाँ पर वाहनों को दौड़ने के लिए खूब बढ़िया अपना प्लेन रोड दे रही है। तो इससे संसाधनों का जब इस्तेमाल बढ़ा है, जनसंख्या बढ़ी रही है, तो निश्चित रूप से जो प्राकृतिक संसाधन है उनका विनाश होना ही होना है, और वो हो रहा है। अब जलवायु परिवर्तन से संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जनसंख्या से तो बढ़ ही रहा है दबाव, और उसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन है उससे भी बढ़ रहा है। वन, चारागाह, कृषि भूमि, नदी जल और इसके अतिरिक्त भूजल आदि संसाधनों को लेकर तनाव और आपदा की स्थिति, प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि संसाधनों को लेकर तनाव। मतलब कुल मिलाकर इतने कठिन शब्दों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी उसकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहीं और से, वो दुकान से खरीद कर आवश्यकताएं जो पूरी की जाती है ना, तो दुकान में भी जो सामग्रियाँ होती हैं उनका स्रोत कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा होता है। जो अनाज है वो दुकानदार नहीं पैदा करता, और न वो नोटों के ऊपर उत्पन्न होता है। उसको पैदा होने के लिए मिट्टी चाहिए, अनुकूल जलवायु चाहिए, तब जाकर वो उत्पन्न होगा। तो वो अनाज खरीदा जाता है, मतलब जनसंख्या को चाहिए खाने के लिए अनाज। खेत जो है वो सिकुड़ते जा रहे हैं, बगीचे उजड़ते जा रहे हैं, जो वनस्पति उत्पाद हैं वो गायब हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त तमाम ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि दोहन किए जाने की वजह से पहले से ही संकट में थे, और अब भारी जनसंख्या का दबाव जब पड़ रहा है तो ये बुरी तरह से कराह रहे हैं और समाप्त हो रहे हैं। और इनमें संघर्ष भी होगा। जो ज़्यादा सक्षम लोग होंगे, अमीर लोग होंगे, संसाधनों को वो अपने कैप्चर कर लेंगे, पकड़ लेंगे, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा। और जो सामान्य क्षमता वाले लोग हैं, मतलब औसत दर्जे के मध्यम वर्ग वाले या गरीब लोग हैं, वो इन संसाधनों से वंचित हो जाएंगे। तो पहले वो मरेंगे, उसके बाद जो अमीर इन संसाधनों पर कब्जा जमा कर बैठे हैं वो मरेंगे। तो इस तरह का विनाश होना जो है वो आगे दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं।
प्रवसन को लेकर संघर्ष आदि अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। आपने पीछे देखा था ना कि एक प्रजाति जो है वो स्थानिक प्रजाति होती है, मतलब एक स्थान की मूल बाशिंदा होती है, और कुछ जो है वो विदेशी वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो विदेशी कैसे बने होते हैं? वो जहाँ पहले रह रहे थे वो स्थान उनके रहने के लायक नहीं बचा, तो वही स्थिति मनुष्य की भी होगी। वो भी जगह छोड़ कर पलायन करना शुरू करेगा। जहाँ रहने के लिए खाना पानी और संसाधन नहीं उपलब्ध होंगे वहाँ से हट जाएगा, किसी ऐसे स्थान पर जाएगा जहाँ ये सब चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रहेंगी, संघर्ष वहाँ भी होगा। तो ये परिस्थितियाँ अब असामान्य होने जा रही हैं और हो भी रही। अनेक अध्ययन जलवायु परिवर्तन का कृषि और वानिकी के उत्पादन और जो उत्पादकता है दोनों पर गंभीर दुष्परिणामों को पुष्ट करते हैं। इसमें इतना गहरा अध्ययन और रिसर्च अब आवश्यक ही नहीं रह गया। वो तो तब आवश्यक रहता जब बहुत माइनर परिवर्तन हो रहे होते और हल्का हल्का दुष्प्रभाव हो रहा होता, जो कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। अब तो अगर आप थोड़े से भी संवेदनशील हैं और अपने आसपास के पेड़ पौधे प्रकृति को देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को देखिए, तो आपको खुद ये एहसास होगा कि ये किस तरह से बदल रहे हैं, मतलब किस तरह से इनकी जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है, इनका स्वरूप खराब हो रहा है और ये नष्ट होने की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे वो आप जीव जंतुओं को देखकर अंदाज़ा लगाइए, चाहे पेड़ पौधों को देखकर अंदाज़ा लगाइए, चाहे जो भौतिक संसाधन है उनको देखकर अंदाज़ा लगाइए। मतलब एक सामान्य समझ वाला मनुष्य भी इस चीज़ को अब समझ सकता है। अब इसके लिए इतने लंबे रिसर्च की आवश्यकता नहीं है और न रिसर्च में समय बर्बाद करने की आवश्यकता है। रिसर्च अगर करना ही है तो इस बात पर करना चाहिए कि हम इसे कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कि भविष्य में और भी जटिल स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है, बल्कि वो संभावना नहीं बल्कि एक सही बात है, वो आगे का भविष्य है। परिस्थितियाँ और ज़्यादा विकृत होंगी। मौसम की चरम दशाओं की बारंबारता से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होता है, खासतौर पर भारत जैसे क्षेत्रों में, भारत जैसे देशों में। ऐसे में खाद्य सुरक्षा एक बड़ा प्रश्न हो जाएगा। भारत सरकार ने गेहूं का निर्यात रोक दिया क्योंकि गेहूं का जो उत्पादन है वो इस साल अपने देश में बहुत कम हुआ है तुलनात्मक रूप से पिछले वर्ष के, और इसके पीछे जो बदला हुआ मौसम है वही उत्तरदायी। आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल को देख लेते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में किए गए कुछ प्रमुख प्रयास यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उन्हें हम एक एक करके देखेंगे। उसमें क्योटो प्रोटोकॉल और तमाम चीज़ें आएंगी। मॉन्ट्रियल सम्मेलन आएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, मतलब स्टॉकहोम सम्मेलन जिसे कि इन्वायरमेंट का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सबसे पहला प्रयास 1972, और उसी समय का हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, तो उसको भी हम देखेंगे। यहाँ टेबुलर फॉर्म में देखने का फ़ायदा ये है कि आसानी से याद होगा, इसका समय भी याद होगा, इसमें कौन कौन सी क्रियाएँ हुई थी वो भी याद रहेंगी। लेकिन इस लेक्चर में इतना ही। ये जितनी भी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हैं इसे अगले वाले में कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।